हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है, जहां पर हम 9 से लेकर 15 फरवरी तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा, मजा आएगा, आखिरी तक सेशन को देखिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के वीकली करंट अफेयर में 79th संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? पहले तो यह पता हो हमको कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है। तो यह फुटबॉल से संबंधित इवेंट है। इस बार 79th एडिशन का आयोजन किया गया और इसकी विनर रही सर्विसेज की टीम। सर्विसेज ने फाइनल में केरला की टीम को हराकर 79th संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता। फाइनल जो है वो खेला गया था असम के डाकुआ खाना फुटबॉल स्टेडियम में। यहां पर फाइनल खेला गया था। विनर हो जाती है सर्विसेज की टीम और रनर अप हो जाती है केरला की टीम। सर्विसेज की टीम क्योंकि विनर रही तो इसके कैप्टन देख लेते हैं, यह है गगनदीप सिंह। लास्ट ईयर 2024-25 के लिए जो संतोष ट्रॉफी का इवेंट हुआ था, तब विनर रही थी वेस्ट बंगाल और रनर अप तब भी केरला की ही फुटबॉल टीम रही थी। सबसे ज्यादा बार आज तक संतोष ट्रॉफी का जो खिताब है वो वेस्ट बंगाल की ही टीम ने 33 बार अपने नाम किया है। सबसे ज्यादा संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट 1941 से आयोजित किया जा रहा है। 1941 में इसे शुरू किया गया था। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसका आयोजन करवाती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट में लाया गया। स्पीकर को हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप सभी को पता होगा, हमारे जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उनको हटाने के लिए विपक्ष अभी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था लोकसभा में। लोकसभा में विपक्ष का आरोप था कि ओम बिरला बायस तरीके से काम करते हैं, रूलिंग पार्टी के लिए काम करते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं देते पार्लियामेंट में। तो ऐसे काफी सारे एलिगेशन लगे थे ओम बिरला पर और इसी के बाद विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया ओम बिरला के खिलाफ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 94 जो है ना, वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने, उन्हें हटाए जाने, उनके इस्तीफा दिए जाने, इन कंडीशन से संबंधित है। तो आर्टिकल 94 का सब क्लॉज सी जो है वो कहता है कि अगर लोकसभा स्पीकर को हटाना है तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ सकता है। कुछ कंडीशन होती है। लोकसभा के 50 मेंबर की स्वीकृति, कम से कम 50 मेंबर की स्वीकृति चाहिए होती है। अगर ये साइन मिल जाते हैं तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ, उनको हटाने के लिए। और फिर उस पर जब वोटिंग होती है तो टोटल मेजोरिटी, जो टोटल मेंबर है लोकसभा के, उनकी मेजोरिटी चाहिए होती है, 50% प्लस वोटिंग चाहिए होती है लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए। तो ये सारे प्रावधान है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 94 के सब क्लॉज सी में लोकसभा स्पीकर के रिमूवल की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इजी। चलिए आगे बढ़े। देखिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर लोकसभा स्पीकर को हटाना है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया जा रहा है, तो इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को 14 दिन पहले देनी पड़ेगी और फिर उस पर वोटिंग होगी। मिनिमम 50 लोकसभा सांसदों का साइन होना चाहिए, तभी लोकसभा में आएगा अविश्वास प्रस्ताव। और फिर पास होना चाहिए टोटल मेंबर की इफेक्टिव मेजोरिटी से, 50% प्लस मेजोरिटी से। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स 2024-25 के अनुसार भारत में सबसे अधिक ऊन उत्पादन किस राज्य ने किया है? तो एक रिपोर्ट आई है, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स 2024-25 रिपोर्ट। इसके अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे ज्यादा वुल प्रोडक्शन जो है वो राजस्थान राज्य ने किया है। आपको पता है राजस्थान में बहुत ज्यादा भेड़ें पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन भी राजस्थान राज्य ने किया है। ये जो डेटा है ये 2023-24 के आंकड़ों पर आधारित है और 2023-24 के प्रोडक्शन के आधार बनाकर ही इस रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया गया। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024-25 रिपोर्ट। और इसमें बताया गया कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य है। दुनिया में अगर हम भेड़ों की पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया दूसरे नंबर पर आता है ना। लेकिन अगर ऊन उत्पादन की बात करते हैं तो हम वर्ल्ड में 90 नंबर पर आते हैं। भेड़ों की पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन ऊन उत्पादन में हम 90 नंबर पर आते हैं। 2024 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा ऊन उत्पादन 33 मिलियन किलोग्राम रहा है ऑलमोस्ट।
इनमें से ऑलमोस्ट आधा 47.5% अकेले राजस्थान ने उत्पादित किया है ना। राजस्थान में मारवाड़ी चोकला, ये भेड़ों की किस्म है, बहुत अच्छी नस्ल की भेड़ें हैं जिनसे ऊन उत्पादन होता है। तो पहले स्थान पर ऊन उत्पादन में भारत में राजस्थान है, सेकंड पर जम्मू कश्मीर आता है, थर्ड पर आता है कर्नाटका। रिपोर्ट की बात करें तो इसे जारी किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंतर्गत कार्य करती है। भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग कहां आयोजित हुई है? इंडिया की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। आपको पता होना चाहिए 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता इंडिया कर रहा है, तो टर्न बाय टर्न काफी सारी मीटिंग्स होगी। इनमें जो ब्रिक्स शेरपा मीटिंग है इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में किया गया था। ब्रिक्स शेरपा, इंडिया के जो शेरपा हैं वो हैं सुधाकर दलेला, ये हमारे विदेश मंत्रालय के सचिव हैं इकोनॉमिक रिलेशन के, तो इनको शेरपा बनाया गया है ब्रिक्स समिट का। शेरपा क्या होता है? अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, तो हर देश का शेरपा जो भी ब्रिक्स के मेंबर है, रिप्रेजेंटेटर जो होते हैं, डेलीगेट्स जो होते हैं वो आते हैं, तो एक रिप्रेजेंटेटर होता है। तो इंडिया के शेरपा कौन है ब्रिक्स में? सुधाकर दलेला। तो इन्हीं के साथ ब्रिक्स शेरपा मीटिंग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस बार 18th ब्रिक्स समिट 2026 में भारत में आयोजित की जा रही है। तो इसे याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। तो 8वीं ब्रिक्स समिट है 2026 में, इंडिया में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे आ जाएं, थीम देख लें ब्रिक्स की, तो बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की थीम है। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तकें ए माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर किसके द्वारा लिखी गई है? तो दो बुक को रिसेंटली लॉन्च किया गया और दोनों ही बुक विश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा लिखी गई। यह वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं, लेकिन इनकी जो बुक्स हैं वो ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी, इन्होंने लॉन्च की है ओडिशा के भुवनेश्वर में, क्योंकि राइटर जो हैं वो आते हैं ओडिशा से, ओडिशा पृष्ठभूमि है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की। तो इनकी दो बुकें, ए माटी कथा कहे, ओडिशा की पृष्ठभूमि, ओडिशा के बहुत सारे जो निबंधों का एक संग्रह के रूप में यह प्रकाशित की गई है, और एक बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर, यह भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है विश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा। तो दोनों बुक ओडिशा की पृष्ठभूमि पर आधारित है। विश्वभूषण हरिचंदन भी ओडिशा से आते हैं, लेकिन ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने काम किया है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में 2023 से कार्यरत है। एक कलिंग रत्न अवार्ड जो कि केवल ओडिशा के किसी व्यक्ति को दिया जाता है ओडिशा सरकार के द्वारा, यह अवार्ड 2021 में दिया गया था विश्वभूषण हरिचंदन को। याद रहेगा, आज है 15 फरवरी, तो आज है शिवरात्रि। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर सेल शुरू हो गई है, जहां पर आपको सभी कोर्सेज काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए मिल जाएंगे। काफी नॉमिनल प्राइस में आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वनडे एग्जाम के लिए आप इंडिविजुअल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और वनडे एग्जाम के लिए आप कॉम्बो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का। ओके, इसके अलावा सिविल सर्विसेज के लिए भी आप इंडिविजुअल कोर्स आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा, और कॉम्बो कोर्स भी आपको सिविल सर्विसेज के लिए मिल जाएगा काफी अफोर्डेबल प्राइस में। और अदर सभी कोर्सेज पर 90% तक ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो चेकआउट कीजिएगा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आगे आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? यहां पर बात की जा रही है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की। किस आधार पर मापी जाती है? पहले तो हम यह समझे कि इंडेक्स किस आधार पर निकाला जाता है। तो देखिए, जब हम इस इंडेक्स की बात करते हैं ना, तो यह देखा जाता है इस इंडेक्स में कि किसी भी देश के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है ना। जितना कम भ्रष्टाचार होगा वो इस इंडेक्स में देश टॉप रैंक पर होगा, और जैसे जैसे भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा रैंक भी गिरती जाएगी।
तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स से 2025 का, ये अभी आया है 2026 में, इसमें इंडिया को करप्शन के मामले में 91 रैंक पर रखा गया है। 91 रैंक दी गई है इंडिया को। जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की ऑर्गेनाइजेशन हर साल इस इंडेक्स को जारी करती है। लास्ट ईयर जब इंडेक्स आया था तब हमारी 96 रैंक थी, अब हमारी रैंक है 91, मतलब हमारी रैंक में सुधार हुआ है, 5 रैंक हमारी सुधरी। 182 कंट्रीज को यहां पर रैंक किया गया था और इसमें इंडिया को 91 रैंक पर रखा गया। टॉप कंट्रीज की बात करें तो डेनमार्क पहले नंबर पर है इस इंडेक्स में, सेकंड पर है फिनलैंड, थर्ड पर है सिंगापुर। इंडिया की नेबर कंट्रीज में चाइना 76 रैंक पर, पाकिस्तान 136 रैंक पर, और श्रीलंका 107 रैंक पर, बांग्लादेश 150 रैंक पर, नेपाल 109 रैंक पर और भूटान 8वीं रैंक पर रखा गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 182 देशों की लिस्ट में इंडिया की रैंक क्या है? तो यह है 91। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 1995 से हर साल जारी किया जा रहा है। जारी कौन सी संस्था करती है, कभी यह क्वेश्चन आता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस इंडेक्स को जारी करती है, जिसका हेडक्वार्टर जर्मनी के बर्लिन में देखने को मिलता है। भारत की जीडीपी और आईआईपी के लिए प्रस्तावित नया आधार वर्ष क्या है? तो फरवरी 2026 से हमारी जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए नया आधार वर्ष बनाया गया है 2022-23 का। अभी तक हमारा आधार वर्ष था 2011-12 का, और अब रियल जीडीपी को 2022-23 के आधार वर्ष पर मापा जाएगा। तो जीडीपी का नया बेस ईयर बना दिया गया है, 2011-12 पहले था, अब 2022-23 हो गया है। कुछ और बेस ईयर भी चेंज किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पहले आधार वर्ष था 2012 का, अब 2023-24 का आधार वर्ष। फिर आता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पहले आधार वर्ष था 2011-12 का और अब आधार वर्ष है 2022-23 का। इसे ही आईआईपी कहा जाता है। और फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स, पहले आधार वर्ष 2011-12 था, अब नया आधार वर्ष है 2022-23 का। समाचार में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने किस देश को प्रभावित किया है? तो गेजानी की बात करें, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसने मेडागास्कर देश को प्रभावित किया है। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये इसका उद्गम देखने को मिला है दक्षिण पश्चिम इंडियन ओशियन में, है ना, और मेडागास्कर को इसने प्रभावित किया। मेडागास्कर की एक पोर्ट कंट्री है जिसका नाम है, एक पोर्ट सिटी है जिसका नाम है तुआमासिना। 75% तक ये पोर्ट सिटी डिस्ट्रॉय हो गई है। काफी लैंडफॉल हुआ पूरे मेडागास्कर में ट्रॉपिकल साइक्लोन गेजानी के कारण। अगर आप लोकेशन देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम इंडियन ओशियन में मेडागास्कर देखने को मिलेगा। एक अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का द्वीप है ना, दुनिया का 4th लार्जेस्ट आइलैंड माना जाता है मेडागास्कर को। तो अफ्रीका की मुख्य भूमि से मोजाम्बिक चैनल के द्वारा यह अलग होता है। तो अब जो साइक्लोन है वो मोजाम्बिक चैनल की तरफ आगे बढ़ा है। मेडागास्कर एंटानानारिवो इसकी कैपिटल है। इंडियन ओशियन का अफ्रीका के पूर्व में एक देश है। 4th लार्जेस्ट आइलैंड पूरे वर्ल्ड में मेडागास्कर। बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत के साथ जीत दर्ज की है? तो बांग्लादेश में अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे। देखिए, शेख हसीना के हटने के बाद अंतरिम पीएम के रूप में अभी मोहम्मद यूनुस कार्यरत थे, और अब जाके फाइनली बांग्लादेश में एक बार फिर से इलेक्शन हुए और यहां पर फुल मेजोरिटी से जीत कर आई है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर की अगर हम बात करें तो ये तारिक रहमान है। बांग्लादेश की पार्लियामेंट को जातीय संसद कहा जाता है। 300 सीटें इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है 150 प्लस पर यहां पर फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट बन जाती है। पर तारिक रहमान की जो पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसने 209 सीटें जीती है, 2/3 मेजोरिटी, सबसे ज्यादा। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है तारिक रहमान अब पीएम पद की यहां पर शपथ लेंगे बांग्लादेश में। शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, इनको प्रतिबंधित किया गया था तो इनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। जमात इस्लामी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनी है जिसने 60 से 70 सीटें अपने नाम की। तारिक रहमान ये बांग्लादेश के अगले पीएम बनने जा रहे हैं। फॉर्मर पीएम खालिदा जिया, जिनका कुछ समय पहले निधन हुआ था, बांग्लादेश की पहली महिला पीएम है, इसके बेटे हैं तारिक रहमान।
100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला इंडिया का पहला जिला बना है अलवर। कहां पर आएगा? राजस्थान में। ऐसा जिला जहां पर सभी 100% लोगों का इंश्योरेंस डन है। ओके, तो ईडई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इंडियन गवर्नमेंट की एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसका नाम है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ये ईडई के द्वारा 2023 में इस स्कीम को शुरू किया गया था, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। इसका उद्देश्य है कि पूरे इंडिया में 2047 तक सभी को बीमा कवर दिया जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 100% इंश्योरेंस कवर हासिल करने वाला पूरे इंडिया का पहला जिला बना है राजस्थान का। कौन? अलवर। ओके, तो इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 ये स्कीम या इनिशिएटिव 2023 में शुरू किया गया था ऑफिशियली। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है इंडिया ने। ओके, इंडिया और फाइनल किसके बीच था? इंग्लैंड के बीच में। इंडिया ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है। फाइनल मैच हुआ था जी बॉम्बे के कैपिटल हरारे में। इस बार का जो इवेंट है, जो वर्ल्ड कप है, ये जी बॉम्बे और नामीबिया में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। ओके, 15 जनवरी से 6 फरवरी तक ये संयुक्त रूप से आयोजित हुआ था और इंडिया ने यहां पर जीत हासिल की। इंडिया का 6th अंडर 19 वर्ल्ड कप है ये, छठा। इसके पहले 2000, 2008, 2012, 2018, 2022 में भी हम जीत चुके हैं वर्ल्ड कप को, और अब एक बार फिर से छठी बार हमने अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। हमारी टीम ने फाइनल में 411 रन बनाए थे, जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के इतिहास में फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर है आज तक का। वैभव सूर्यवंशी केवल 14 साल के 175 रन बनाए थे इन्होंने 80 बॉल पर, सबसे ज्यादा। अंडर 19 के फाइनल में आज तक का सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने शतक लगाया है, वैभव सूर्यवंशी। तो आईसीसी इसका आयोजन करवाता है, 19 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। आयोजन हर 2 साल में होता है। पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप 1988 में आयोजित किया गया था, 1988 में। भारत ने सेफ अंडर 19 विमेन्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम को हराकर जीता है? तो सेफ अंडर 19 विमेन्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब इंडिया ने फाइनल में बांग्लादेश की टीम को हराकर जीता है। पहली चीज आती है कि किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है, तो ये फुटबॉल इवेंट है। अंडर 19 विमेन्स चैंपियनशिप है, फुटबॉल इवेंट। फाइनल नेपाल के पोखरा रंगशाला स्टेडियम में खेला गया था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इंडिया यहां पर विनर रहा और बांग्लादेश रहा रनर अप। सेफ अंडर 19 विमेन्स चैंपियनशिप अगर हम देखें 2024 में आयोजन किया गया था बांग्लादेश के ढाका में। ये लास्ट ईयर 2024 में जो हुआ था, उस वक्त इंडिया और बांग्लादेश जॉइंट विनर थे, और 2026 में इंडिया विनर है और बांग्लादेश रनर अप है। सेफ का मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जो कि इन खेलों का आयोजन करवाता है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी और बांग्लादेश के ढाका में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है संस्था का। एशिया में फुटबॉल खेलों को गवर्न करने वाली बॉडी है साउथ एशिया के देशों में। जापान के इतिहास में वे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने आम चुनाव में बहुमत हासिल कर पुनः सत्ता में वापसी की है? तो जापान के इतिहास में वो पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने आम चुनाव में बहुमत हासिल कर पुनः सत्ता में वापसी की है, यह है सनाई तकाइची। आंसर भी ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री है जापान की सनाई तकाइची। लास्ट ईयर इनको अक्टूबर 2025 में जापान की ये फर्स्ट फीमेल पीएम बनी थी। कार्यभार संभालने के 3 महीने के बाद ही इन्होंने रिस्क उठाया स्नैप इलेक्शन का, समय से पहले इलेक्शन का। अब जब इलेक्शन हुए ना, तो इन्हीं की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी जनरल इलेक्शन में बन के आई है, सनाई तकाइची की। और अब ये एक बार फिर से पीएम के पद को कंटिन्यू करेगी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो सनाई तकाइची की पार्टी है, 465 सीटों में से 316 सीटें इन्होंने अपने नाम की, तो कंटिन्यू करेगी अपने पद को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाई तकाइची।
भारत में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला पहला पोर्ट कौन सा बना है? इंडिया में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला देश का पहला पोर्ट बना वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। कहां पर है? तो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट देखने को मिलता है भारत के तमिलनाडु राज्य में। इसने एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया है। उद्देश्य क्या है? इलीगल ड्रोन्स को डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और उन्हें न्यूट्रलाइज करना, ताकि पोर्ट की सिक्योरिटी की जा सके, मरीन सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जा सके, कार्गो सेफ्टी सुनिश्चित की जा सके और नेशनल सिक्योरिटी को भी मजबूत किया जा सके। इसी उद्देश्य से वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी ने भारत का पहला ऐसा पोर्ट बना है जिन्होंने एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया है अपने पोर्ट पर। पोर्ट कहां का है? तो ये तमिलनाडु राज्य का पोर्ट है। थाईलैंड के पुनः प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त किए जाएंगे? थाईलैंड के एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किए जाने वाले हैं अनुतिन चार्नविराकुल। थाईलैंड में अभी आम चुनाव हुए हैं, जनरल इलेक्शन हुए हैं, जहां पर भूमजयी थाई पार्टी ये सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है। ओके, इन्होंने 500 में से 193 सीट्स अपने नाम की है। ये पीएम जो है अनुतिन चार्नविराकुल, इन्हीं की पार्टी। हालांकि मेजोरिटी अगर हम देखें तो मेजोरिटी 250 प्लस पे, लेकिन ये गठबंधन के साथ अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है। तो एक बार फिर से थाईलैंड के पीएम बनेंगे अनुतिन चार्नविराकुल, जो कि प्रेजेंट में भी थाईलैंड के पीएम के पद पर हैं। सितंबर 2025 में जब थाईलैंड में पॉलिटिकल क्राइसिस आया था तो उस वक्त अनुतिन चार्नविराकुल ने थाईलैंड के पीएम का पद संभाला था और अभी इलेक्शन में ये एक्टिंग पीएम के रूप में कार्यरत थे। मतलब बोल सकते हैं कि केवल जब तक इलेक्शन है तब तक के लिए, लेकिन अब ये कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इन्हीं की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अनुतिन चार्नविराकुल पेशे से बिजनेसमैन है। कहां पर? थाईलैंड में। और एक पॉलिटिशियन भी है, बहुत ही फेमस। डिप्टी पीएम भी रह चुके हैं थाईलैंड में और थाईलैंड के हेल्थ मिनिस्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं अनुतिन चार्नविराकुल। केरल की पहली पूर्णतः दृष्टि बाधित महिला जज कौन बनी है? केरल की पूरी तरीके से ब्लाइंड विमेन जज बनी है थान्यानाथन सी। ठीक है, यह है थान्यानाथन सी, पहली पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित महिला जज बनने वाली है। 24 साल की इनकी एज है। इन्होंने केरला जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो दिव्यांग कैटेगरी है उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। ब्रेल लिपि का यूज किया इन्होंने पढ़ने में, स्क्रीन रीडिंग का यूज किया सॉफ्टवेयर का पढ़ने के लिए, और उसके बाद उन्होंने इस एग्जाम में क्वालिफाई किया। प्रथम स्थान इनको मिला है दिव्यांग श्रेणी में। एक्चुअल में क्या है ना, कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था 2025 में कि भैया पूर्णतः अगर कोई ब्लाइंड भी है ना तो भी जुडिशियल सर्विस के लिए वो एलिजिबल माना जाएगा। इस आधार पर कि किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, आप उसको जुडिशियल सर्विस से बाहर नहीं कर सकते। तो वहीं से रास्ता क्लियर हो जाता है थान्यानाथन सी का। और अब इन्होंने क्योंकि एग्जाम पास कर ली है तो केरला की पहली पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित महिला जज बनने वाली है। आगे आ जाएं। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026, इसकी पदक तालिका में इंडिया 7th रैंक पर रहा है। 7वां स्थान हमको दिया गया, 7वां स्थान मिला है। आयोजन कहां हुआ था एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का? तो इसका आयोजन किया गया था चीन के तेंजिन शहर में। यहां पर इंडिया ने टोटल 5 मेडल जीते, 7वीं पोजीशन प्राप्त की। होस्ट चाइना 34 मेडल के साथ मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा। इंडिया की ओर से हमारा एकमात्र जो गोल्ड मेडल था वो तेजस्विन शंकर ने अपने नाम किया। मेंस हेप्टैथलॉन में इन्होंने गोल्ड जीता है, इंडिया का एकमात्र 5 मेडल में से। ओके, हेप्टैथलॉन की बात करें तो 16 साल के बाद इसमें हमें कोई पदक मिला इस इवेंट में। ऑर्गेनाइज बॉडी है एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन, जो कि इस चैंपियनशिप का आयोजन करवा रहा था, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 12th एडिशन है इस बार, जो कि चाइना के तेंजिन में आयोजित किया गया। मेडल टेली देखने से पहले हम हेप्टाथलॉन को समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि 7 स्पर्धाएं होती है, एक साथ 7 अलग अलग इवेंट होते हैं, एक साथ होते हैं। जैसे पहले दौड़ होती है 60 मीटर की, लॉन्ग जंप होते हैं, शॉर्ट पुट, हाई जंप, 60 मीटर हर्डल, पोल वॉल्ट, 1000 मीटर की दौड़। तो ये टोटल मिलाकर हेप्टाथलॉन कहलाती है।
इसी इवेंट में तेजस्विन ने हमको एकमात्र गोल्ड दिलाया है इस प्रतियोगिता का। ऑल ओवर मेडल टेली देखें तो चाइना पहले स्थान पर आ जाता है, चीन में ही आयोजित किया गया था, यह पहले स्थान पर है 34 मेडल के साथ। सेकंड पर है कतर 4 मेडल के साथ। जापान है थर्ड पर 11 मेडल के साथ। यहां पर कतर के गोल्ड ज्यादा थे तो वो दूसरे स्थान पर है। टॉप 3 हो गए। इंडिया की रैंक है 7वीं। हमने 1 गोल्ड जीता, 2 सिल्वर जीते और 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। टोटल 5 मेडल के साथ हम 7वें प्लेस पर रहे हैं। ओके। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? ये एक इंडेक्स है जो इस आधार पर निकाला जाता है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई भी देश कितना ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। इसी के आधार पर निकाला जाता है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स को। 2025 का ये 2026 में अब इंडेक्स आया है जिसमें इंडिया को 45 रैंक पर रखा गया। इंडिया को दी गई है 45वीं रैंक। ठीक है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। वॉशिंगटन डीसी में एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट, ये इस रिपोर्ट को जारी करता है। लास्ट ईयर जब रिपोर्ट आई थी तब इंडिया को 49th रैंक पर रखा गया था 127 देशों में, और अब इंडिया की रैंक 4 रैंक का सुधार हुआ है और 127 कंट्रीज में अब इंडिया को 45 रैंक दी गई है। पहले पर है यूएसए, लगातार चौथी बार टॉप पर। सेकंड पर है फिनलैंड और थर्ड पर है सिंगापुर। ठीक है, 127 देशों को रैंक किया गया, इंडिया की रैंक हो गई 45। लास्ट ईयर जब 2024 का इंडेक्स आया था तब हमको 49 रैंक पर रखा गया था। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स हर साल जारी किया जाता है। पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। वॉशिंगटन डीसी का एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, 2020 में इसकी स्थापना की गई थी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शिखर धवन को। देखिए, दिल्ली खेल महाकुंभ की बात करें तो जमीनी स्तर पर जो स्पोर्ट्स टैलेंट है उनकी पहचान करना, उनको एक मंच प्रदान करना, अपनी प्रतिभा दिखाने का एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म देना, यही उद्देश्य है दिल्ली खेल महाकुंभ को आयोजित किए जाने का। दिल्ली गवर्नमेंट के डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के द्वारा यह आयोजित की जा रही है। बास्केटबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी, काफी सारे अलग अलग इवेंट आयोजित किए जाएंगे। तो इसको प्रमोट करने के लिए जो हमारे क्रिकेटर है शिखर धवन, ये बने हैं दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर। शिखर धवन क्रिकेटर, ठीक है, दिल्ली से आते हैं। अर्जुन अवार्ड इनको 2021 में दिया जा चुका है। राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इंडिया में राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाया जाता है 13 फरवरी को। किसकी जयंती है? तो 13 फरवरी एक बहुत ही फेमस समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, कवित्री सरोजिनी नायडू की जयंती के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में सरोजिनी नायडू थी। भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, यूपी से, यूपी की, है ना। तो सरोजिनी नायडू की जयंती 13 फरवरी को नेशनल विमेंस डे मनाया जाता है। विमेंस एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना, लीडरशिप को प्रमोट करना, इक्वल अपॉर्चुनिटी के महत्व को दर्शाना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला के नाम से पुकारी जाती है और जो इन्हीं की जयंती में नेशनल विमेंस डे है, 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। सरोजिनी नायडू 13 फरवरी 1879 में इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट बनी और आजादी के बाद 1947 से 1949 तक यूपी की पहली महिला राज्यपाल, इंडिया में किसी भी राज्य की यह पहली महिला राज्यपाल बनी थी। उस वक्त यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश राज्य से। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, है ना। इन्होंने नेशनल लेवल की एक स्कीम को अनाउंस किया है, राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, और इसे मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से ही इसका शुभारंभ किया गया, क्योंकि
एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से ही आते हैं, सीहोर से। सीहोर जिला है मध्य प्रदेश में, यहीं से ही आते हैं और अभी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। तो इन्होंने जो राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भर मिशन है, इसकी शुरुआत भी मध्य प्रदेश के सीहोर से की है। इसका उद्देश्य क्या है? पूरे देश में 1000 नई दाल मिलें स्थापित करना। इनमें से 55 दाल मिलें केवल मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएगी। ओके, दाल उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दलहन दालों की मिलों का निर्माण किया जाएगा, स्थापना की जाएगी, और दाल मिल स्थापित करने पर सरकार जो है वो 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी। पूरे भारत में सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य पूछे तो यह भी मध्य प्रदेश राज्य ही है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा पल्सेस प्रोडक्शन एमपी राज्य करता है। लखपति बिटिया योजना किस राज्य या यूटी द्वारा शुरू की गई है? लखपति बिटिया योजना, इसे शुरू किया गया है दिल्ली यूनियन टेरिटरी में। दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के सीएम है रेखा गुप्ता, इन्होंने अनाउंस किया है राज्य में लखपति बिटिया योजना को। अभी तक दिल्ली में जो लाडली योजना चल रही थी, इसको रिप्लेस करेगी लखपति बिटिया योजना, और लखपति बिटिया योजना 1 अप्रैल 2026 से दिल्ली में लागू होगी। उद्देश्य क्या है? तो जो गरीब वर्ग की लड़कियां, उनको फाइनेंशियल हेल्प देना, ताकि पैसों की कमी के कारण वो स्कूल ड्रॉप आउट ना हो, है ना। जन्म से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई की जो सारा खर्चा है वो दिल्ली सरकार उठाने वाली है लखपति बिटिया योजना के तहत। गवर्नमेंट जो है वो 56,000 की टोटल राशि देगी, सरकार के द्वारा दी जाएगी। मैच्योरिटी इंटरेस्ट मिलाकर 1 लाख रुपए से अधिक की राशि हो जाएगी जब तक वो कॉलेज में पहुंचेगी। ओके, पैसा सीधे बच्ची के आधार लिंक जो बैंक अकाउंट है उसमें दिया जाएगा। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फॉर एग्जांपल बच्ची जो है वो दिल्ली में जन्मी हो या फिर 3 साल से उनका परिवार दिल्ली में रह रहा हो, और परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो ऐसे केस में फिर उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। ठीक है, तो ये लखपति बिटिया योजना है जो कि दिल्ली सरकार ने शुरू की है। आर्कटिक सेंट्री मिशन किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? आर्कटिक सेंट्री मिशन को लॉन्च किया है नाटो ने। एक मिलिट्री मिशन है जिसके तहत नाटो की जो सेना है वो ग्रीनलैंड और आर्कटिक रीजन में सर्विलेंस सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और नाटो कंट्रीज के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए काम करेगी। कुछ समय पहले ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता था अमेरिका, बस उसी का तोड़ निकाला है नाटो ने। क्योंकि देखिए यूएसए भी नाटो का अंग है और डेनमार्क जिसके अंडर में ग्रीनलैंड है वो भी नाटो का पार्ट है। अब यूएसए अगर अटैक करता है ग्रीनलैंड पे तो नाटो टूटता। तो नाटो ने क्या किया कि ऑफिशियली आर्कटिक सेंट्री नाम का एक मिलिट्री मिशन लॉन्च कर दिया। अब नाटो की पूरी सेना आर्कटिक रीजन में सर्विलेंस करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिका की भी सेना नाटो में, तो अमेरिका की सेना को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा ग्रीनलैंड पर अपनी सेना को डिप्लॉय करने का, ताकि रशिया और चाइना के खिलाफ ये आर्कटिक रीजन में एक निगरानी के रूप में काम कर सके। अमेरिका को यही थ्रेट था, तो ये थ्रेट इन्होंने खत्म कर दिया। तो नाटो ने दोनों को खुश कर दिया, डेनमार्क को भी और यूएसए को भी। तो नाटो ने आर्कटिक सेंट्री नाम का मिलिट्री मिशन लॉन्च किया है आर्कटिक रीजन में। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। 1949 में यह बना था। 32 मेंबर कंट्री मेंबर है नाटो की। लेटेस्ट स्वीडन है 32वां मेंबर, 2024 में बना था नाटो का मेंबर। सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे। 2026 में नाटो समिट का आयोजन किया जाएगा तुर्की में इस साल। प्रधानमंत्री कार्यालय को साउथ ब्लॉक से किस नए परिसर में स्थानांतरित किया गया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय को साउथ ब्लॉक से नए परिसर में नई बिल्डिंग में स्थानांतरित किया गया और इसका नाम है सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ नाम की यह नई बिल्डिंग है। आपको पता है 1947 जब से देश आजाद हुआ है ना, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ये साउथ ब्लॉक में ही संचालित था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और जितने भी पीएम हुए हैं वो साउथ ब्लॉक में पीएमओ में बैठते थे, लेकिन अब नया पीएमओ बिल्डिंग शिफ्ट की गई है और इसे नाम दिया गया है सेवा तीर्थ। अलग अलग स्थान पर क्या होता था कि पहले पीएमओ अलग है, दूसरे जो मेन ऑफिस है वो अलग जगह पर है, तो इससे क्या तालमेल में काफी टाइम लगता था।
तो बस इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक इंटीग्रेटेड परिसर में सभी को स्थापित किया गया है। तो पीएमओ के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट और कैबिनेट सेक्रेटरिएट, ये दोनों ही जो सचिवालय हैं ये हमको देखने को मिलेंगे सेवा तीर्थ में। तो इस तरीके से एक पावर सेंटर के रूप में सेवा तीर्थ काम करेगा। तो नया पीएमओ ऑफिस हो गया है सेवा तीर्थ। लास्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र मड वॉल्केनो किस द्वीप पर स्थित है? इंडिया का एकमात्र मड वॉल्केनो बाराटांग द्वीप पर स्थित है और बाराटांग द्वीप देखने को मिलता है अंडमान निकोबार आइलैंड पर। यह इंडिया का एकमात्र मड वॉल्केनो है, इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है जो कि अंडमान निकोबार के बाराटांग आइलैंड पर है। नॉर्मल वॉल्केनो में क्या होता है, आग और लावा निकलता है, लेकिन इसमें से मड निकलता है, कीचड़ निकलता है, गैस और पानी निकलता है। एकमात्र मड वॉल्केनो अंडमान निकोबार पर है। अंडमान निकोबार में यह मिडिल अंडमान पर देखने को मिलता है। मिडिल अंडमान पर एक बाराटांग आइलैंड है, यहीं पर यह मड वॉल्केनो है। इसके अलावा इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड भी अंडमान निकोबार द्वीप पर है। बैरन आइलैंड की बात करें तो यह नॉर्थ अंडमान पर देखने को मिलता है, इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो। इजी। तो यहां पर हमने 9 से लेकर 15 फरवरी तक के सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस किए। आई होप आपको सभी फैक्ट, सभी करंट अफेयर समझ में आए होंगे। शिवरात्रि की सेल का फायदा उठाइए। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कोर्सेज की लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट कोर्सेज को अवेल भी कर सकते हैं। ठीक है, कल हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।